नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है और किन अफवाहों से आप दूर रहें। और आज के कार्यक्रम में हम आपको एक बेहद दिलचस्प बात बताने वाले हैं। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स, यानी कि वो लोग जिन्हें कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है। ऐसे लोग उतने ही खतरनाक हैं जितने कि सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स, जिनके अंदर आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं। आखिर क्यों? दरअसल कोरोना पर एक साउथ कोरिया में एक स्टडी हुई है, उसके बाद ये बात जो है वो सामने आई है। हम ये मान के चलते थे कि जिन लोगों में लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं उनसे वायरस का संक्रमण होना शायद कम हो, और ऐसी बात एक बार WHO की तरफ से भी कही गई थी, लेकिन इस बात से वो बाद में पलट गए थे। उन्होंने कहा था ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात अब साफ होती हुई नजर आ रही है कि जिन लोगों में लक्षण होते हैं वो वायरस को फैलाते हैं, साथ में जिन लोगों में लक्षण नहीं होते हैं वो अनजाने में वायरस को और ज्यादा फैला सकते हैं। ज्यादातर हमारे पास अब तक जो एविडेंस था वो थ्योरी का ही एविडेंस था। अब हमारे पास वैज्ञानिक प्रमाण आ गया है कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स भी इस वायरस को फैला सकते हैं। दरअसल ये कहा जा रहा है अब कि जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं वो उनके अंदर करीब 30% लोगों के अंदर ये लक्षण नजर नहीं आते हैं। ये हम बात कर रहे हैं एक ऐसी स्टडी की जिसे जब किया गया तो उसमें 303 कोरोना संक्रमित मरीजों का सैंपल लिया गया और उनको अच्छी तरह से उनका अध्ययन किया गया। इसमें से करीब 193 लोग जो थे उनमें लक्षण दिख रहे थे, यानी कि वो सिम्प्टोमेटिक थे, और 110 जो थे वो बिना लक्षण के मरीज थे, यानी कि एसिम्प्टोमेटिक थे। और 303 में से 89 मरीज, यानी कि 30% मरीज जो थे उनमें पूरे समय इस पूरी स्टडी के दौरान कोई लक्षण नहीं दिखा, यानी कि वो एसिम्प्टोमेटिक रहे। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे अलग अलग दिनों पे इनके वायरस की कितनी मात्रा है इनके अंदर, ये जांचा गया। तो 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन, 15वें दिन, 16वें दिन, 17वें दिन, 18वें दिन और 19वें दिन, ये सब दिन में तुलना की गई कि सिम्प्टोमेटिक और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स में कितनी वायरस की मात्रा है, और ये पाया गया कि वायरस की मात्रा तो दोनों में बराबर ही है। एक चीज जरूर देखी गई कि जिनके अंदर लक्षण नहीं था, यानी कि एसिम्प्टोमेटिक थे, वो जल्दी नेगेटिव, उनका टेस्ट जब किया गया तो नेगेटिव प्रूव हो गए। 17वें दिन उनके अंदर लक्षण खत्म हो गए थे, लेकिन बाकियों में 19वें दिन या 20वें दिन लक्षण खत्म हुए। आखिर इसका मतलब क्या है? इसका असर आम लोगों पर कैसे पड़ेगा? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर महेश लाखे हैं, जो कि संक्रामक रोग फिजिशियन है कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल पुणे में। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका डॉक्टर लाखे। डॉक्टर लाखे, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स के ऊपर जो ये स्टडी आई है, इससे क्या पता चलता है? थैंक यू एनडीटीवी मुझे बुलाने के लिए। जो ये आप स्टडी की बात कर रहे हैं, ये जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन जामा के इंटरनल मेडिसिन के जर्नल में अगस्त 6 को पब्लिश हुई है। एंड ये एक कोरियन रिपब्लिक की स्टडी है, जिसमें जैसे आपने कहा कि ऑलमोस्ट 36.3%, मतलब लगभग 35 से 40% के बीच जो लोग हैं वो बिना कोई लक्षण के थे। बाय एंड लार्ज ये लोग यंग कैटेगरी में आते हैं। इससे अपने को सबसे इम्पोर्टेंट ये पता चल जाता है, 3 चीजें मैं कहूंगा जो हमें इस स्टडी से मालूम होती है। वो है कि a small number of people account for a large number of cases, मतलब एक छोटे ग्रुप जो केसेस हैं वो एक्चुअली डिसीज स्प्रेड करने में काफी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। दूसरा, जो सुपर स्प्रेडर्स होते हैं, सुपर स्प्रेडर इवेंट्स, मतलब जैसे सपोज ये एसिम्प्टोमेटिक केसेस अगर किसी इवेंट में जाते हैं और वो इवेंट के दौरान चूंकि इनको कोई लक्षण नहीं है और इनका काफी लोगों से मेल मिलाप होता है वैसे इवेंट्स में, जैसे एक बंद कमरे में या फिर बड़े हॉल में या फिर सिनेमा हॉल या फिर जो इंडोर स्टेडियम रहते हैं, ऐसी जगहों पे जब ये लोग रहते हैं तो उनसे जो ये वायरस दूसरों में संक्रमित होने की संभावना वो काफी ज्यादा रहती है और उनके अनजाने में। एंड पीपल मे बी हाईली कॉन्टेजियस विदाउट नोइंग इट, मतलब जो
खुद उनको मालूम नहीं है कि वो उनमें वो वायरस है, लेकिन उनको लक्षण नहीं है, तो उनके अनजाने में वो काफी लोगों को ये फैला सकते हैं। तो इस स्टडी से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सूचना हमें मिलती है कि इन्फेक्शन कंट्रोल वाइज मतलब या फिर ये संक्रमण रोकने के लिए जो कदम सरकार और हेल्थ डिपार्टमेंट्स उठा रहे हैं, उनमें कौन सी चीज में बदलाव करने की जरूरत है, ये हमें काफी महत्वपूर्ण जानकारी इससे मिलती है। जी डॉक्टर साहब, कई एक्सपर्ट्स या विशेषज्ञ कहते रहे हैं कि अगर आपको इस डिजीज पर पूरी तरह से काबू पाना है तो एसिम्प्टोमेटिक जो लोग हैं उन पर खास ध्यान देना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं वो इसीलिए क्वारंटीन या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पर भी काफ़ी ज़्यादा जोर देते रहे हैं। क्या ऐसा होता है कि हमारे क्योंकि टेस्टिंग इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है, एसिम्प्टोमेटिक लोग जो हैं वो लक्षण न होने की वजह से कहीं ना कहीं अंडर द रेडार या छूट जाते हैं और वो दायरे में नहीं आ रहे हैं? ऑफ कोर्स ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। ये बहुत ही जरूरी कदम हमें अभी मतलब शायद उठाने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे ही लोगों को जिनको लक्षण नहीं है वो लोग तो मतलब घर में रहने से रहते ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये देखा गया है कि अगर किसी को लक्षण नहीं है तो एक तो वो टेस्ट नहीं करवाते खुद जाके, या फिर वो बाहर मतलब जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क यूज करना, ये चीजों से भी थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। और बहुत बार ये उनका काउंटर आर्ग्यूमेंट होता है कि उनको कोई लक्षण नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है जो जो गवर्नमेंट के कदम है, मतलब जहां से भी एक इंडेक्स केस आता है तो उसके आसपास के लोगों को जो चेक करने की टेस्टिंग की प्रक्रिया होती है, आई थिंक उसको और ज्यादा तौर से बढ़ाना चाहिए। और ऐसे सिचुएशन में मुझे लगता है एंटीजन टेस्टिंग, रैपिड एंटीजन टेस्टिंग जो कोरोना की हो रही है वो काफी महत्वपूर्ण है। लगभग जो आपने देखा है कि दिल्ली जैसे राज्यों में जब उन्होंने रैपिड एंटीजन टेस्टिंग का यूज करना शुरू किया, तो उस हिसाब से मतलब बहुत से ज्यादा केसेस वो पकड़ में आए। जैसे कि ये कोरियन स्टडी है, इसमें देखा गया है कि इवन एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट और सिम्प्टोमेटिक पेशेंट दोनों के वायरल लोड्स, मतलब उनकी वायरल की कॉपीज उनमें जो मौजूद है वो लगभग सेम है। तो ऐसे सिचुएशन में इवन रैपिड एंटीजन टेस्ट, जो टेस्ट जब ज्यादा वायरस की मात्रा होती है सैंपल में, तभी पकड़ में आता है। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे लगता है रैपिड एंटीजन टेस्टिंग करना और बहुत सारे लोगों का टेस्ट करना, टेस्टिंग की मुझे लगता है जो मात्रा है या नंबर है और बढ़ाने से ऐसे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट को कैच करने में हमें मदद होगी, और लगभग हम 3 से 4 दिन पहले उनको कैच कर पाएंगे इफ यू कंपेयर विथ आरटी-पीसीआर टेस्ट। बिल्कुल। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका डॉक्टर लाखे। तो बहुत अहम हो जाता है कि टेस्टिंग बढ़ाई जाए, क्योंकि यही एक तरीका है कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को हम इलाज के दायरे में ला सकें, लोगों को बचा सकें। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट शायद ये हो जाता है, जो कि आसान है करना, वो है कि सब लोग मास्क पहने। अगर सब मास्क पहनेंगे तो इसका असर पड़ेगा, और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स भले ही उन्हें पता हो ना हो, वो अनजाने में भी किसी को इन्फेक्ट नहीं करेंगे। चलिए, ये एक अहम स्टडी थी जो हमने आज आपको दिखाई, जिससे ये पता चलता है कि हम लोगों के ऊपर, हर एक इंसान के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी आ जाती है कि हम दूसरे की सेहत का ख्याल रखें। लेकिन अब वक्त आ गया है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का, और रोहित अमृतसर से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उसका जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मनोज गोयल, जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल से हैं। डॉक्टर गोयल, चलिए पहला सवाल सुन लेते हैं। मैं रोहित बिंद्रा अमृतसर से। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि बाजार में मिलने वाला जो सैनिटाइजर है उसकी सही पहचान कैसे की जा सकती है? देखिए, जो भी सैनिटाइजर अवेलेबल है उनके ऊपर उसके जो कंटेंट है, कॉन्स्टेंट्स हैं, वो लिखे होते हैं, और वो हमें ज़रूर देख लेना चाहिए। और अगर हमारा 80% से ऊपर अगर उसके अल्कोहल कंटेंट है तो इसका मतलब ये है कि वो सैनिटाइजर ठीक है। साथ में जो हमारी अप्रूवल एजेंसीज हैं भारत सरकार की, ISI मार्क्ड है, जो ब्रांडेड है, उनको ही आप इस्तेमाल करें, तो चांसेस हैं कि आपको अच्छा ही सैनिटाइजर मिलेगा। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की हमारे विचार से कोई ज़रूरत नहीं है। 80% से अगर अल्कोहल ज़्यादा है उस सैनिटाइजर के अंदर, जो कि हम आसानी से पढ़ सकते हैं, तो वो सैनिटाइजर हमारे लिए ठीक है। बिल्कुल। और आजकल जो सस्ते सैनिटाइजर मिल रहे हैं जिसमें कंटेंट्स नहीं लिखे होते हैं, अवॉइड करें, उन्हें ना खरीदें। ऐसी चीज लें, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, जिसमें लिखा हो कि अल्कोहल की मात्रा कितनी है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। प्रसन्ना है मुंबई से, वो अपना सवाल पूछ रहे हैं।
मेरा नाम प्रसन्ना राजनजनकर है और मैं मुंबई से हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर मन में थोड़ा भी डाउट हो कि शायद मुझे कोरोना है, तो क्या मैं खुद जाके टेस्ट करा सकती हूँ या इसके लिए एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी है? देखिए, ऐसा है, अभी तक तो ऐसा ही है कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की पर्ची जरूरी होती है, और उन लोग को एक टारगेट पॉपुलेशन है जो कि इंडेक्स केस के जो कॉन्टेक्ट्स में आए हैं, तो उनकी प्रायोरिटी होती है। अगर घर में किसी को हुआ है तो बहुत ज़रूरी कि घर के जितने और सदस्यों की कांटेक्ट में उनके रहे हैं उनका टेस्टिंग ज़रूर हो। और जो लोग जरा से भी सिम्टम्स होते हैं, यानी 10 दिन के अंदर अगर आपको खांसी बुखार इसकी अगर फीलिंग होती है, इसके अगर सिम्टम्स आते हैं, तो ज़रूर आप लोग अपना टेस्ट कराएं। कई बार ये भी देखा, अब आजकल सरकार ने ये भी करना शुरू किया, जैसे कि हमारी बात हुई थी रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की, तो जहाँ पे कोर पॉपुलेशन है, जहाँ की क्लस्टर जोन जो कि आइडेंटिफाई किया है, जहाँ पे रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा है, वहाँ पे सरकार पूरी तरह से भी कैंप्स लगाए हैं, चलाए हैं, जिसमें रैपिड एंटीजन टेस्टिंग करी जाती है। वहाँ पे एक मास स्क्रीनिंग करी जाती है, ताकि जो कि एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं उनको भी पता लगाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, जो ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें कभी कभार टेस्ट की जरूरत पड़ती है, तो वो क्या करें फिर? उनका टेस्ट किया जा सकता है, ऑथराइज लैब्स अवेलेबल है। उनके लिए आप एक डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, रीजन उसमें डॉक्टर लिख देते हैं, उनके उस रीजन के बेसिस पे उनका टेस्ट आसानी से हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, इन सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सलाम करेंगे उन लोगों को जो अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर दूसरों की मदद कर रहे हैं कोरोना के दौर में। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब वक्त आ गया है उन लोगों को सलाम करने का जो अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर दूसरों की मदद करते हैं, यानी कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं। और असम में करीब 300 डॉक्टर्स, नर्सेज और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों ने, जो कि पहले संक्रमित हो गए थे और वो भी लोगों की सेवा करते हुए, अब उन्होंने रजिस्टर किया है अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए। सरकार एक डोनेशन कैंप चला रही है और इसमें उन्होंने जाकर के अपना नाम रजिस्टर करा लिया है। आइए देखिए ये खास रिपोर्ट। ये कतार असम के स्वास्थ्य कर्मियों की है। सोमवार को गुवाहाटी में लगे विशाल प्लाज्मा कैंप में निजी और सरकारी सेक्टर के स्वास्थ्य कर्मियों ने प्लाज्मा दान करने के लिए अपने नाम लिखाए। ये कोरोना योद्धा असम के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। इनमें डॉक्टर, नर्स, पैरा चिकित्सक, टेक्नीशियन, एम्बुलेंस ड्राइवर, वार्ड बॉय और अस्पताल के सफाई कर्मचारी शामिल हैं। ड्यूटी के दौरान कोरोना मरीजों का इलाज और देखभाल करते करते ये लोग भी उसकी चपेट में आ गए थे। अब इनके प्लाज्मा से दूसरों की जिंदगी बचेगी। जो लोग भी कोरोना संक्रमित होने के बाद ठीक हुए हैं, उनसे मेरी अपील है कि प्लाज्मा दान करने के लिए आगे आएं। हम साथ मिलकर कई जिंदगियां बचा सकते हैं। कोरोना से ठीक होने के बाद मैं ड्यूटी पर वापस लौट आई हूँ और मुझे लगता है कि गंभीर मरीजों के लिए प्लाज्मा सबसे अहम चीज़ है। कोरोना मरीजों को लाने के दौरान मैं संक्रमित हो गया। अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ। मुझे जब पता चला कि हमारे प्लाज्मा से किसी की जान बच सकती है तो मैं इसके लिए आगे आया। जरूरी जांच के बाद 300 लोग प्लाज्मा दान करने के योग्य पाए गए। इन सब लोगों ने हमारी अपील सुनी और कोरोना से ठीक होने के बाद प्लाज्मा दान करने के लिए आगे आए हैं। इंसानियत की रक्षा के लिए निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र के स्वास्थ्य कर्मी प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। असम देश में कोरोना से सबसे कम मौत वाले राज्यों में से एक है। यहाँ 1% से भी कम मृत्यु दर है। असम दिल्ली के बाद प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला दूसरा राज्य बना। अब राज्य सरकार ने हर जिले में प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने की योजना बनाई है। इसके लिए बड़े पैमाने पर डोनर्स की जरूरत है। डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी दूसरों के लिए मिसाल पेश कर रहे हैं। असम से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब जाते जाते हम आपको दिखाएंगे एक खास आंकड़ा। दरअसल
2 करोड़ के पार मामले हो चुके हैं, लेकिन ये 2 करोड़ तक पहुंचने की ये जो पूरी जर्नी रही, ये सफर रहा है, वो कैसा रहा है हम आपको दिखाते हैं। अगर हम शुरुआती दौर को देखें तो कोरोना का संक्रमण थोड़ा हल्का था, धीरे धीरे फैल रहा था, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 10 से 20 लाख का आंकड़ा जब हमने कूद के पार किया तो हमें 15 दिन लगे थे। ये हम दुनिया भर के आंकड़ों की बात करें तो दुनिया भर में जब 10 लाख से नंबर 20 लाख पर पहुंचा तो हमें 15 दिन लगे। उसके बाद 20 लाख से 30 लाख पहुंचने में 12 दिन, 30 से 40 भी 12 दिन, 40 से 50 लाख पहुंचने में 11 दिन, 50 से 60 में 10 दिन। देखिए कैसे कम होते जा रहे हैं। 60 से 70 में 8, 70 से 80 लाख में 8 दिन, और ऐसे धीरे धीरे करते हुए जब हम लोग 2 करोड़ के आंकड़े के पास पहुंचने लगे तो ये दिनों का आंकड़ा और कम होता गया। 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, इस तरह से कम होते होते आप देख सकते हैं कि आज जब कुछ दिन में ही हमने ये आंकड़ा पार कर लिया है 2 करोड़ का, तो इसके लिए हमें सिर्फ 3 दिन लगे हैं। ये 10 लाख आखिरी के पार करने में सिर्फ 3 दिन। ये चिंता की बात है। इससे ये पता चलता है कि जो संक्रमण है वो ज्यादा तेजी से फैल रहा है, और कहीं ना कहीं उसमें भारत आगे दिखाई देता है, क्योंकि भारत में संक्रमण फैलने की दर सभी देशों से सबसे ज्यादा है। हमारे कुल मामले भले ही सबसे ज्यादा ना हो, हमारी मौतों का आंकड़ा भले ही सबसे ज्यादा ना हो, लेकिन हमारे यहाँ कोरोना के फैलने का आंकड़ा, उसकी दर सबसे ज्यादा है, और ये हमारे लिए चिंता की बात है। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। जाते जाते आपको याद दिलाना चाहेंगे कि हमेशा हाथ धोएं और मास्क लगाएं अगर आप घर के बाहर जा रहे हैं या दफ्तर जा रहे हैं, और कोशिश ये करें कि सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें अगर मौजूद है तो। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।